हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि साउंड क्या होती है। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपका पीरियड ओवर हो गया। कैसे? आपको एक रिंग बेल सुनाई देती है, किसी घंटी की आवाज़ सुन के आप आइडिया लगा लेते हो कि ये पीरियड हमारा ओवर हो गया। या फिर आपने कभी देखा है कि आपके घर के बाहर अगर कोई गेस्ट आए हैं, वो आपकी घर की डोर बेल बजाते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे घर के बाहर कोई गेस्ट आया। तुम्हें कैसे पता चलता है? वो हमें उस डोर बेल की साउंड सुनाई देती है। थर्ड, अगर हम देखें कि समवन इज़ अप्रोचिंग टू अस, तो हमें कैसे पता चलता है कि कोई हमें अप्रोच कर रहा है? बाय हेयरिंग द फुटस्टेप ऑफ दैट पर्सन। हम कदमों की आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि कोई हमारे पास या कोई हमें अप्रोच कर रहा है ना। तो अभी बचपन में या फिर आप अभी भी हाइड एंड सीक गेम खेलते होंगे, जिसमें एक पर्सन क्या होता है, ब्लाइंड फोल्ड होता है और उसको दूसरे अदर पर्सन को क्या करना होता है, टच करना होता है ना। तो उसको कैसे पता चलता है? वो भी उसके फुट स्टेप से आइडिया लगाता है या हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं तरह तरह की, उसको आइडिया देने के लिए कि हम इस जगह पे प्रेजेंट है। तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि साउंड होता क्या है ना। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट ईच अदर। आपने अपने स्कूल के म्यूज़िकल रूम में देखा होगा, यहाँ पे आप पिक भी देख सकते हो। फ्लूट, तबला, हारमोनियम, सितार, ये सारे के सारे क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है और ये सारे के सारे क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड। और वो साउंड क्या हमें बहुत अच्छी लगती है, एक प्रेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साउंड क्या होता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारी बुक का 13.1 टॉपिक है साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड हमेशा प्रोड्यूस करता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी। एक वाइब्रेटिंग बॉडी से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। तो फर्स्ट हमें इस वाइब्रेटिंग वर्ड का मीनिंग समझना होगा। क्या होता है? टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम मोशन देख लेते हैं कि मोशन क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट विथ पीरियड ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर करता है। मान लो ये 10 सेकेंड में इसने ये डिस्टेंस कवर कर लिया, तो इसका मतलब ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये क्या है, मोशन के अंदर है। यानी कि हम एक टाइम पीरियड के अंदर जब डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसका मतलब हम किस में है, मोशन में। अब मोशन कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो। तो ये टू एंड फ्रो मोशन कैसे हो सकता है? पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। मीन पोजीशन से ये इस साइड में जा रहा है ना, और ये वापस यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से ये इस साइड में जा रहा है। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो। ये टू एंड फ्रो मोशन ऐसा भी हो सकता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। और ये क्या है, हमारी मीन पोजीशन है ना। तो ये मीन पोजीशन से क्या कर रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। इसमें भी ये क्या कर रहा था, एक बार लेफ्ट जा रहा है, वापस से अपनी मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर राइट जा रहा है, फिर वापस से अपनी मेन पोजीशन पे जा रहा है। बैक एंड फोर्थ मोशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो हमें ये समझ में आ गया कि टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। हमारी बुक में 5 ऐसी एक्टिविटीज़ दे रखी है जिनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे और समझेंगे कि वाइब्रेटिंग बॉडी कैसे साउंड प्रोड्यूस करती है। अब हम 13.1 टॉपिक की कुछ एक्टिविटीज़ देखते हैं। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमें हेल्प करेंगी ये अंडरस्टैंड करने में कि साउंड एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि जो आपके स्कूल में जो स्कूल बेल होती है, जब वो यूज़ में नहीं होती तो आप उस बेल को क्या करेंगे, टच करके देखेंगे, ठीक है। और जब वो यूज़ में हो रही है तब टच करके देखेंगे। तो आप दोनों में ये डिफरेंस देखोगे, जब वो यूज़ नहीं हो रही है तो वो बेल क्या है, साइलेंट पोजीशन में है, उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब वो बेल रिंग करेगी तो आप उसको टच करके देखोगे तो आपको वाइब्रेशन फील हो। इससे ये पता चलता है कि साउंड हमेशा एक वाइब्रेटिंग बॉडी ही प्रोड्यूस करती है। तो हम कुछ एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। हम एक्टिविटी 13.1 देखते हैं। आपको इसमें क्या करना है, एक मेटल प्लेट लेनी है और आप पेन भी ले सकते हो, उसको आपको लटकाना है, ठीक है। फिर एक डंडे से इसको बार बार स्ट्राइक करना है। एक बार आप स्ट्राइक करोगे तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। जब तक आपने इसको स्ट्राइक नहीं किया आपको कोई आवाज़ नहीं सुनाई देगी, लेकिन जब आपने इसको डंडे से स्ट्राइक किया तो आपको एक आवाज़ सुनाई देगी। अब सेकंड टाइम आपको क्या करना है कि स्ट्राइक करने से पहले इस मेटल प्लेट को आपको नीचे से पकड़ के रखना है और फिर आपको स्ट्राइक करना है। स्ट्राइक करोगे आप तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली साउंड भी प्रोड्यूस होगी। लेकिन आप इस बार नोटिस करोगे कि इस बार क्या है, साउंड डिफरेंट होगी, है ना। तो पकड़ने से एक बार पेन को अलग साउंड प्रोड्यूस होती है और विदाउट पकड़े अगर हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। एक्टिविटी 13.2 में हमें क्या करना है,
अपना पेंसिल बॉक्स लेना है और 2 पेंसिल यहाँ पे रखनी है और साइड में हमने यहाँ पे इसको रबर बैंड लगा रखा है और इस रबर बैंड को उंगली से हमें एक बार ऊपर की तरफ खींचना है ना। जब ऊपर से हम खींचेंगे तो इसको छोड़ेंगे। आपने बचपन में भी क्या होगा, रबर बैंड को ऐसे पकड़ा होगा और खींचा होगा, छोड़ा होगा, तो वो रबर बैंड क्या करता है, वाइब्रेशन पोजीशन पे आ जाता है और जैसे ही वो वाइब्रेशन पोजीशन पे आता है वो साउंड प्रोड्यूस करता है ना। अब हम एक्टिविटी 13.3 देखते हैं। 13.3 में क्या करना है, आपको एक मेटल डिश लेनी है कोई भी और उसके अंदर पानी भर के रखना है, ठीक है। तो एक स्पून लेना है, स्पून के पहले इसकी बाउंड्री पे चारों तरफ आपको स्पून को घुमाना है। मेटल प्लेट ले ली और स्पून को इसके बाउंड्री पे चारों तरफ घुमाना है तो आपको साउंड प्रोड्यूस होगी। और जब साउंड प्रोड्यूस होगी आप ध्यान से देखोगे तो इस मेटल के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके अंदर क्या होगा, वेव्स प्रोड्यूस होंगी सेंटर में, फिर ऐसे ऐसे वेव्स, ऐसी वेव्स उस पानी के अंदर प्रोड्यूस होंगी, है ना। तो जब हमने स्पून से इसको चारों तरफ धीरे धीरे स्ट्राइक किया तो एक साउंड भी प्रोड्यूस होगी और हम ये देखेंगे कि जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन जो इसका वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस करते वक्त था वो कहाँ चला गया, वाटर के अंदर। हमें वाटर के अंदर वेव्स दिखाई देगी। अब हम एक्टिविटी 13.4 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है, एक हेलो कोकोनट सेल लेना है ना और हमें इसको क्या बनाना है, एक तारा के फॉर्म में। आप एक तारा का डायग्राम देख सकते हो, इसके अंदर क्या है, एक होलो कोकोनट सेल है ना। हमने स्ट्रिंग लगाई और स्ट्रिंग को अब हम क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं। जैसे स्ट्रिंग को आगे पीछे करेंगे वाइब्रेशन होगा और जैसे ही वाइब्रेशन होगा उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी। तो आप ये सोचोगे कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हमें लग रहा है कि वाइब्रेशन कर रहा है और इसने साउंड प्रोड्यूस की, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट भी होते हैं जो वाइब्रेशन ही प्रोड्यूस नहीं करते लेकिन फिर भी हमें साउंड सुनाई देती है। वो सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। जिसका वाइब्रेशन हमें दिखाई देता है और साउंड सुनाई देती है उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, ज़्यादा। लेकिन जिनका वाइब्रेशन हमें दिखाई नहीं देता लेकिन फिर भी साउंड सुनाई देती है उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम। अब हम एक्टिविटी 13.5 पे आते हैं। इसके अंदर में क्या करना है, 6 to 8 बॉल्स लेनी है, सेम साइज़ की आप ले सकते हो लेकिन उसके अंदर जो वाटर लेवलिंग है वो सबका डिफरेंट रखना है। स्टार्टिंग में कम रखना है, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, ऐसे हम 6 to 8 बॉल ले सकते हैं। अब हमें एक एक करके एक एक बॉल को मारना है। हम देखेंगे जिसके अंदर पानी कम है वो अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, नेक्स्ट पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो बॉल अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा, थर्ड वाला अलग साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो वाटर में जो वेव्स बन रही हैं वाइब्रेशन की वजह से बन रही है और उसकी वजह से साउंड भी क्या है, डिफरेंट। तो ये पूरा का पूरा सेटअप क्या कहलाता है, अपना जल तरंग। यहाँ पे आप जल तरंग का डायग्राम भी देख सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, सिर्फ ये आपको इतना से एक्सप्लेन करने के लिए कि साउंड ऑलवेज एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ही प्रोड्यूस करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साउंड क्या होती है, साउंड हेल्प अस टू कम्युनिकेट ईच अदर। ये हमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। जैसे मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ, चैप्टर में आपको समझा रही हूँ तो मैं एक साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ जिससे आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। तो हमारे बुक का 13.2 टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब ह्यूमंस, इंसान कैसे साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, हम लोग कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स। साउंड किससे प्रोड्यूस होता है, वॉइस बॉक्स से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लार्नेक्स भी कहते हैं। आप अब 2 फिंगर लोगे, अपने थ्रोट की यहाँ पे लगाओगे और स्वेलो करने की कोशिश करोगे। जैसे हम खाना स्वेलो करते हैं वैसे हम इसको करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखोगे जैसे ही आपने स्वेलो किया तो यहाँ पे कुछ चीज़ क्या है, अंदर गई और फिर बाहर आई। जो अंदर और बाहर कर रही है वो चीज़ हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स। अगर हम इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में देखेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, लार्नेक्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप के अपर एंड पे प्रेजेंट होता है। जो हमारे थ्रोट का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, लार्नेक्स है, जो हेल्प करता है साउंड प्रोड्यूस करने में। साउंड प्रोड्यूस करने में अब वॉइस बॉक्स में ऐसा क्या होता है, जैसे साउंड प्रोड्यूस होती है तो इसके अंदर होते हैं 2 वोकल कॉर्ड्स। तो आपको पहला टर्म याद रखना है, वॉइस बॉक्स, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, विंड पाइप के अपर एंड में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती है, ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, है ना। आर स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। ये आपस में स्ट्रेच होती है, कभी ऐसे और कभी ऐसे, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। जब ये स्ट्रेच होती है तो इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है और जैसे ही वाइब्रेशन क्रिएट होगा तो साउंड ऑटोमेटिक प्रोड्यूस हो जाएगी। होगा क्या, एक सिंगल स्लिट से ये आपस में क्या होता है, कनेक्टेड होता है। और लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। जब इस स्लिट के थ्रू लंग्स एयर को फोर्स करते हैं तो क्या करते हैं, कभी ओपन होता है और ये कभी क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में ओपन वोकल कॉर्ड का डायग्राम भी देख सकते हैं और क्लोज्ड वोकल कॉर्ड का डायग्राम भी देख सकते हैं। इस वोकल कॉर्ड के अक्रॉस में जो मसल्स हैं
ये वाली मसल्स, ये मसल्स इसको हेल्प करती है टाइट होने में और इसको लूज होने में। टाइट होने में मतलब बंद होने में, और लूज होने में मतलब खुलने में, ओपन होने में। तो ये मसल्स इसकी हेल्प करी। सिंगल स्लिट से ये वोकल कॉर्ड्स क्या है, डिवाइड है। और लंग्स जब फोर्स करता है स्लिट के थ्रू एयर को, तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या होती है, कभी खुलती हैं कभी बंद होती है और वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आप देखोगे कोई भी चीज़ हमारी टाइट है, मान लो इस पेपर को हमने खींच के बहुत टाइट कर दिया, तो ये छोटा सा पेपर क्या हुआ, लंबा हो गया। लंबा होने की वजह से क्या होगा, थिन। जब आप देखोगे जब हमारे वोकल कॉर्ड्स क्लोज रहते हैं, ये क्लोज होने में हो जाते हैं, ये बहुत टाइट हो जाते हैं, और टाइट के साथ साथ ये क्या होते हैं, थिन हो जाते हैं। तो हमारी जो आवाज़ है वो अलग तरीके से प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर यही वोकल कॉर्ड लूज कंडीशन में मतलब हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, बिल्कुल लूज है तो इसका मतलब ये क्या है, थिक है, और ये लूज कंडीशन में। थिक और लूज कंडीशन में हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो साउंड क्या होगी, थोड़ी डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। अब हम एक्टिविटी 13.6 देखते हैं। 13.6 में ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हमारे वोकल कॉर्ड्स साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको 2 रबर स्ट्रिप्स लेनी है, उसको मुंह के सामने रखना, फूंक मारनी। जब आप फूंक मारोगे तो वो दोनों की दोनों रबर स्ट्रिप्स क्या होंगी, आपस में वाइब्रेट करेंगी। ऐसे जब हम बोलते हैं, हमारे लंग्स से जब फोर्स बाहर आता है एयर के थ्रू, तो वोकल कॉर्ड्स हमारी भी क्या करती है, ऐसे ही वाइब्रेट करती है। और हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशन करेगा, कोई बॉडी अगर वाइब्रेटिंग स्टेट में होंगी तो क्या प्रोड्यूस करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी। जनरली आपने देखा होगा जो मैन के वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो अबाउट 20 mm लॉन्ग होते हैं, और वुमेन के 15, और बच्चों के इतने बहुत ज़्यादा शॉर्ट होते हैं। तो इन तीनों का लेंथ क्या है, डिफरेंस है, इसलिए मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, इन तीनों की साउंड भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब हम 13.3 टॉपिक देखते हैं। साउंड नीड्स अ मीडियम ऑफ प्रोपगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए। प्रोपगेशन मतलब ट्रांसफ़र होने के लिए, कम्युनिकेट होने के लिए। जैसे मैं अपनी बात आपको समझा रही हूँ, तो एक मीडियम है जिसके थ्रू मेरी साउंड क्या है, आप तक पहुँच रही है, तो उसी को हम बोलेंगे मीडियम फॉर प्रोपगेशन। जैसे आपको कोई फ्रेंड यहाँ ए पॉइंट पे खड़ा है और आप खड़े हो यहाँ पे बी पॉइंट पे। इस ए ने आपको कुछ बोला, ठीक है, जैसे ए ने कुछ बोला तो आपको सुनाई दिया। कैसे, ए तो इतनी दूर खड़ा था और आप इतने दूर खड़े थे, फिर भी उसकी साउंड आपको सुनाई दी। तो इसमें ये प्रूव होता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपगेट करने के लिए, आगे चलने के लिए। हम इसको प्रूव करने के लिए हम एक्टिविटी 13.7 देखते हैं। एक्टिविटी 13.7 में आपको क्या करना है कि एक ग्लास लेना है, उस ग्लास के अंदर आपको अपना सेलफोन रखना है। ये ध्यान रखना है कि उस ग्लास के अंदर पानी नहीं है तो सेलफोन ख़राब हो जाएगा। सेलफोन रखना है और अपने फ्रेंड को क्या बोलना है कि वो रिंग दे। जैसे वो आपको रिंग देगा तो आपको रिंग, आपके फ़ोन पे रिंग बजेगी और आपको रिंग सुनाई देगी। लेकिन अब सेकंड केस में आपको क्या करना है कि सपोज़ करो ये मेरा ग्लास है ना, और मैंने इसके अंदर अपना फ़ोन रखा, मेरे फ्रेंड ने मुझे रिंग दी और मुझे रिंग क्लियरली सुनाई दे रही है। पर सेकंड केस में क्या करना है कि इसके फेस को अच्छे से कवर करके अपने मुँह के पास लोगे और जितना हो सके एयर को सक करोगे, फिर अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो दोबारा से रिंग दे। तो इस बार आप देखोगे जो वो रिंग वो दे रहा है वो थोड़ी फेंटर है। क्यों? जब आपने इस ग्लास को अपने मुंह पे रखा और कुछ एयर इसकी सक कर ली तो उसमें क्या हुआ, एयर की क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। और जैसे ही एयर की क्वांटिटी डिक्रीज हो गई तो लाउडनेस उस साउंड का क्या हो गया, वो भी डिक्रीज हो गया, है ना। अगर हो सकता है तो आप पूरा फेस इस ग्लास के ऊपर रख के पूरी की पूरी एयर खींच सकते हो, तो आप क्या क्रिएट करोगे, वैक्यूम। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना कोई एयर होता है ना डस्ट पार्टिकल होता है, पूरी क्लियर स्पेस होती है ना। अगर वहाँ पे कोई भी एयर नहीं है, कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, कोई लिक्विड नहीं है, पूरे क्लियर स्पेस है, अगर वहाँ पे आप रिंग दोगे तो आपको रिंग बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल ही नहीं करती है। तो इस वाली एक्टिविटी से हमें ये तो प्रूव हो गया कि साउंड को एक मीडियम चाहिए प्रोपोगेशन के लिए। और यहाँ पे वो मीडियम क्या था यहाँ पे वो मीडियम है एयर। तो साउंड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में ट्रैवल करती है, सॉलिड में, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। गैस यहाँ पे क्या है, अपनी एयर है। तो अगर साउंड का प्रोपोगेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, सॉलिड के अंदर। तो हम एक्टिविटी 13.8 देखते हैं। वाटर टब लेना है और इसको वाटर से फिल करना है। वाटर से फिल करने के बाद एक हाथ में आपको घंटी लेनी है और यहाँ पे बजानी है। जब पानी के अंदर आप उस घंटी को बजाओगे और पानी की सरफेस के ऊपर कान लगा के आप सुनोगे तो आपको रिंग सुनाई देगी, है ना, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। इससे ये प्रूव होता है कि जो साउंड है वो वाटर में भी ट्रेवल करती है। इसका मतलब साउंड लिक्विड स्टेट को भी एज ए मीडियम यूज़ कर सकती है। अब हम एक्टिविटी 13.9 देखते हैं।
एक्टिविटी 13.9 में क्या करना है, दो फ्रेंड होंगे, दोनों के हाथ में क्या है, एक सिंगल लॉन्ग मेटल रॉड होगी, एक उसको कान में लगा के रखेगा और दूसरी तरफ उसको क्या करेगा, ऐसे धीरे धीरे स्क्रैच करेगा। जो धीरे धीरे स्क्रैचिंग करेगा उस स्क्रैचिंग की आवाज़ सेकंड पर्सन के कान में जाएगी। तो इससे ये प्रूव होता है कि साउंड है वो सॉलिड के थ्रू भी ट्रैवल करती है, यानी कि एक सॉलिड मीडियम में भी साउंड ट्रैवल करती है। आप इसको बहुत अच्छे समझने के लिए टेबल का एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें आप डायग्राम में देखोगे कि टेबल के ऊपर आपने स्कूल में भी एक्टिविटी की होगी, हम भी अपने टाइम पे एक्टिविटी करते थे कि एक फ्रेंड टेबल के ऊपर, टेबल की सरफेस के ऊपर कान लगाता था, सेकंड पर्सन क्या करता था, ढोलक बजाता था। तो जिसने कान लगा रखा है उसको ढोलक की आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा सुनाई देगी। तो इससे ये भी प्रूव होता है क्या कि वो साउंड क्या है, सॉलिड एज ए मीडियम यूज़ करती है। अगर आप केस लोगे स्ट्रिंग का, है ना, ये भी हमने बचपन में किया है कि एक धागा लिया और दो कप ले लिए चारों तरफ, प्लास्टिक के कप, और एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। तो हमें इससे क्या प्रूव होता है कि साउंड है वो एज ए मीडियम सॉलिड, लिक्विड और गैस को यूज़ कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा साउंड किस में ट्रैवल करता है, अपना सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा साउंड ट्रैवल करती है, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स विच मीन्स लॉट्स टू मी। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 टाइम्स देखनी है। फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देख और सेकंड टाइम आप अपनी एनसीईआरटी बुक अपने साथ लेके बैठे, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक वाइज, आप भी टॉपिक वाइज अपने एनसीईआरटी बुक के साथ इसे रेफर करें। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर 13.4 वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। अब आप सोचोगे कि मैम इसमें न्यू क्या है, ये तो सबको पता है कि हम कान के थ्रू सुनते हैं, ये तो सबको पता है कि हम कान के थ्रू सुनते हैं, बट हमारा कान कैसे प्रोसेस करता है, कैसे साउंड को कैरी आउट करता है। तो हमने देखा होगा कि जो हमारा आउटर ईयर होता है हमारे ईयर का, वो किसकी तरह होता है, फनल शेप होता है। फनल का क्या शेप होता है, ये शेप होता है फनल का। वैसे ही हम अगर इस फनल को हम हॉरिजेंटली रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ईयर मिल जाएगा। अब ईयर का जो ये वाला पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं आउटर, और ईयर ड्रम और जहाँ पे हमारी लूप आती है इसको हम बोलते हैं हमारा मिडल पार्ट। और लूप के जस्ट जो ब्रेन तक हमारे जो सिग्नल्स ले जाते हैं जो नर्व्स, उनको हम बोलते हैं इनर पार्ट। ठीक है, तो हम देखेंगे कान का पर्दा। आप सबने सुना होगा कान का पर्दा, मम्मी हमेशा टोकती रहती है कि एक पॉइंटेड चीज़ कभी अपने कान के पर्दे में डालो, कान का पर्दा फट जाएगा। तो एक्चुअली क्या है हमारा, वो हमारा होता है ईयर ड्रम। जब कोई भी साउंड हमारे ईयर में एक कैनाल के थ्रू गुजरती है, और ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कैनाल है, और यहाँ पे हमारा क्या है, ये ईयर ड्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, कान का पर्दा। इसकी इससे टकराती है और ये वाइब्रेट करता है, और जैसे ही वाइब्रेट करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा, और ये साउंड अंदर के लूप्स जो कि जो इनर नर्व्स हैं हमारी, जो ब्रेन तक ये हमारे क्या सिग्नल पहुंचा देते हैं। तो हमारे ब्रेन को पता चल जाता है कि सामने वाले ने क्या बोला है। ये ईयर ड्रम क्या होती है, हमारी थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। तो हम इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए कि ईयर ड्रम कैसे वर्क करता है, एक्टिविटी 13.8 देखते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक टिन लेना है, उसको ऊपर का एंड भी हटा देना और उसके नीचे का भी एंड हटा देना है। जो ऊपर का एंड है उसके ऊपर क्या करना है, हमें स्ट्रेच करना है एक रबर के बैलून को, और उसको एक रबर से टाई कर देना है। सपोज करो ये हमारा प्लास्टिक का टिन है और हमने इसके ऊपर वाले पार्ट को, बैलून को स्ट्रेच करके रबर से हमने इसको बांध दिया है। नीचे से भी इसके अंदर छेद कर रखा है, बट इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो रबर का बैलून हमने ऊपर रखा हुआ है इसके ऊपर हमें 4-5 ग्रेन्स रखने हैं। आप गेहूं के दाने भी रख सकते हो, और नीचे से अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो हुर्रे हुर्रे बोले। जैसे वो हुर्रे हुर्रे बोलेगा तो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी, वाइब्रेशन क्रिएट होने की वजह से जो स्ट्रेच बैलून्स के ऊपर जो ग्रेन्स रखे हैं वो क्या करेंगे, डांस करने लग जाएंगे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि जो स्ट्रेच बैलून है ये क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। जैसे बैलून वाइब्रेट करता है उसी तरह से हमारे कान का जो ईयर ड्रम है वो भी वाइब्रेट करता है, और वो सिग्नल्स किसको दे देता है लास्ट में, ये सिग्नल लास्ट में दे देता है किसको, ब्रेन को। तो इस तरह हम सुनते हैं। कैसे सुनते हैं ये सबको समझ में आ गया। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। इस चैप्टर के हम नेक्स्ट टॉपिक इसके नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय। हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर सुमित सोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल स्कोर कार्ड क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 13 साउंड। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं अबाउट कि वाइब्रेटिंग बॉडी ही साउंड प्रोड्यूस करती है, साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, साउंड को प्रोपोगेट होने के लिए एक मीडियम की नीड होती है, और ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं और साउंड को अपनी ईयर्स के थ्रू कैसे सुनते हैं। तो ये वाले टॉपिक हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 13.5
एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। आप यकीन मानिए ये चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, है ना। वाइब्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। सपोज करो ये हमारी क्या है, एक साउंड वेव है ना। तो मैंने आपको पहले बताया था वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यहाँ से इस साउंड वेव ने चला तो इसे टू और ये फ्रो मोशन, तो ये चीज़ का क्या कहलाएगा, वाइब्रेशन। यानी कि एक कंप्लीट सर्कल यहाँ से जो अपनी मीन पोजीशन पे जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है और अपनी मीन पोजीशन पे आके रुक जाता है। ये सीधी लाइन हमारी क्या है, मीन पोजीशन। तो ये एक सिंगल वेव जो कंप्लीट हो रही है, हम इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन। और इसी वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। यानी कि हम वाइब्रेशन को क्या बोल सकते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। तो वाइब्रेशन क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं अबाउट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सपोज करो ये हमारी एक साउंड वेव अगेन है ना, इसने इसके अंदर 5 राउंड यानी कि 5 ऑसिलेशन कवर करे हैं 1 सेकेंड में, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की अगर हम डेफिनेशन देखें, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, इसमें कंडीशन ये है कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन ये कवर कर रही है साउंड वेव, वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में अगर साउंड वेव 5 बार ऑसिलेट कर रही है 1 सेकेंड के अंदर, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, 5 हर्ट्ज। अगर ये वाली साउंड वेव 1 सेकेंड के अंदर 20 बार ऑसिलेट कर रही है, मैं इसको 20 मान लूँ, यहाँ पे n क्या मान लूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 20 मान लूँ, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20 हर्ट्ज। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में जितना भी कवर होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। इस वाले डायग्राम में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 5। कोई कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन ये है कि टाइम पीरियड क्या होगा, पर सेकंड। इस वाले उसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने थे, 20, तो ये कितने हो गए, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी, 20 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल H और स्मॉल z में। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 हर्ट्ज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में कितने हो रहे हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 20 हर्ट्ज, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, 20। होप्स आपको क्लियर होगा कि वाइब्रेशन और ऑसिलेशन क्या होते हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन का क्या होता है, टाइम पीरियड। सपोज करो इस वाली वेव में इस एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.67 सेकेंड। तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 0.67 सेकेंड। इस वाली वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए सपोज करो 1 घंटा लग गया, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 1 आवर। इस वाले साउंड वेव में अगर एक ऑसिलेशन को कवर करने के लिए 2 सेकेंड लग गए, तो इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 सेकेंड। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक ऑसिलेशन या फिर एक वाइब्रेशन को कवर करने के लिए जितना टाइम लगता है वो उस वेव का क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। 3 टर्म्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर जाता है और आते समय ये मीन पोजीशन से कितना नीचे आता है, ये इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। यानी कि ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड। मैं एक वेव और बना लूँ, तो ये वाला पोर्शन इसका क्या कहला रहा है, एम्पलीट्यूड। अब आप मुझे बताओ कि इस वाले का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है या फिर इस वाले का। ऑब्वियसली इस वाले साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। मीन पोजीशन से ऊपर वाला पार्ट, मीन पोजीशन से नीचे वाला पार्ट, इसका क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब हम देखेंगे कि हमें डिफरेंट साउंड सुनाई देती है। डिफरेंट साउंड क्यों सुनाई देती है, सबकी साउंड एक जैसे क्यों नहीं होती, क्योंकि साउंड डिपेंड करती है 2 प्रॉपर्टीज़ पे, एम्पलीट्यूड और दूसरी फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड वेव। अब हम देखते हैं कि लाउडनेस क्या होती है। लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पर और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सपोज करो ये साउंड वेव है, तो ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड, है ना। और हमारे पास एक दूसरी साउंड वेव है, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड। तो ये साउंड वेव ए है, ये साउंड वेव बी है। साउंड वेव का एम्पलीट्यूड इतना है और साउंड वेव
बी का एम्पलीट्यूड इतना है, तो किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट वी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट वी का क्या होगा? ऑब्जेक्ट वी की साउंड क्या होगी? लाउड। की लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे। जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो उतना ही लाउड होगा। हमने यहाँ पे भी देखा ए का एम्पलीट्यूड कम था तो ये इसकी लाउडनेस कम है, और ऑब्जेक्ट बी का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इसकी लाउडनेस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। जैसे मैंने आपको बताया था कि पर सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना होता है, वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। सपोज करो इस वाली वेव में, इस वाले साउंड वेव में जो ए है, इसका नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 3 हर्ट्ज़। एक दूसरी साउंड वेव बना लेते हैं, इसमें नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं? 20 हो रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 हर्ट्ज़ है। यहाँ पे एन कितने हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं? 20 है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 20 हर्ट्ज़ है। तो हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिच किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पे। इसके 3 ऑसिलेशन, तो इसकी पिच 1 सेकंड में इसने 3 बार ऑसिलेट करा है, तो इसकी पिच क्या है? कम। इसने 1 सेकंड में 20 टाइम्स ऑसिलेट करा है, तो इसका पिच क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। इसका पिच क्या होगा? कम होगा, और इस वाले साउंड वेव का पिच क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड में ज़्यादा है। अब हम लाउडनेस को बहुत अच्छे से समझने के लिए एक्टिविटी 13.11 देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है? एक ग्लास लेना है, ग्लास टम्बलर लेना है, और एक बॉल की हेल्प से इसको बार बार स्ट्राइक करना है। स्टार्टिंग में मुझे इसको बहुत ही स्लोली स्ट्राइक करना है। नोटिस करोगे कि इसका जो साउंड है अलग होगा, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तब इसका साउंड क्या होगा? अलग होगा। अब मुझे क्या करना है? एक थर्माकोल की बॉल इसके साइड में रखनी है और धीरे से स्ट्राइक करना है। जब मैं धीरे से स्ट्राइक करूँगी तो मैं नोटिस करूँगी कि जो थर्माकोल की बॉल है वो कम डिस्प्लेस होगी, लेकिन जब मैं इसको हार्ड स्ट्राइक करूँगी तो ये थर्माकोल की बॉल क्या होगी? ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। लेकिन जब ये कम डिस्प्लेसमेंट शो करेगी तो इसका मतलब क्या है? इसका एम्पलीट्यूड कम है, और इसका एम्पलीट्यूड कम है तो इसका मतलब क्या है? इसका लाउडनेस कम है। वहीं अगर थर्माकोल के डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो उसका लाउडनेस भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे स्कूल के जो ड्रम होते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं, उसकी पिच क्या होती है? लो पिच होती है। लो पिच का मतलब उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकंड में क्या हो रहा है? कम हो रहे हैं। वहीं पे एक विसल की साउंड क्या होती है? हाई पिच होती है। हाई पिच मतलब क्या हो रहा है? कि उसके नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा हो रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि बहुत ही ये जो वेव्स है बहुत ही कंजस्टेड होंगी। ये 1 सेकंड तो 3 ही, और ये 1 सेकंड में कितने? 20, यानी कि ये वेव्स एज कम्पेयर टू ड्रम के जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होंगे उससे क्या होंगी? ये कंजस्टेड होंगी। तो अगर इसका हम डायग्राम देखेंगे तो इसके डायग्राम में डॉट्स क्या होंगे? वो रैंडमली बहुत बिखरे हुए होंगे। लेकिन अगर हम इसका डायग्राम देखेंगे तो इसके डॉट्स क्या होंगे? आपस में बहुत ज़्यादा होंगे, यानी कि इसकी पिच क्या है? वो ज़्यादा है। वहीं अगर हम लायन की बात करेंगे, उसकी पिच तो क्या है? जब वो रोर करेगा, दहाड़ेगा, तो उसकी पिच क्या होगी? साउंड की लो होगी, लेकिन लाउडनेस क्या होगा? ज़्यादा होगा। वहीं अगर हम बर्ड की बात करें तो वो हायर पिच की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनका लाउडनेस क्या होता है? कम होता है। वो लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं? उनकी साउंड क्या होती है? फीबल होती है। वहीं पर अगर हम चाइल्ड की बात करेंगे तो चाइल्ड के साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर देन अडल्ट्स होती है, और वहीं वुमेन की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो हायर देन क्या होती है? मैन होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, टॉपिक 13.6 ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स। जैसे कि हम जानते हैं कि वी नीड अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड। हमें एक वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है? अगर सभी वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस करती है, क्या सभी की साउंड हमें सुनाई देती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज़ हैं साउंड प्रोड्यूस करती है तो हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज तक ही साउंड सुनाई देती है। हम बोल सकते हैं कि जो साउंड हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड, और जो साउंड्स हमें सुनाई नहीं देती बट इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। अगर हम ह्यूमन बींग्स के ऑडिबल रेंज की बात करें तो वो रेंज कैरी करती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, या फिर इसको हम दूसरी उसमें बोल सकते हैं 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। एग्जाम में जनरली MCQ क्वेश्चन में या तो आपसे डायरेक्ट बोलेगा 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, या फिर ट्विस्ट करके वो आपको बोलेगा 20 हर्ट्ज़ टू 20 किलो हर्ट्ज़। तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, जहाँ पर भी किलो वर्ड यूज़ होता है इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है? 1000। हमें उस नंबर को किससे डिवाइड करना होता है? 1000 से। अगर हम 20,000 को
1000 से डिवाइड करेंगे, है ना, हमें किलो में निकालना है, हर्ट्ज़ को किलो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 20 किलो हर्ट्ज़। तो 20,000 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़ क्या है, दोनों सेम है, इसमें कभी भी आप कंफ्यूज मत होना। तो अगर हम ह्यूमन रेंज देखें तो ह्यूमन रेंज कितनी है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि साउंड की फ्रिक्वेंसी इन दोनों के बीच में आती है, हमें सिर्फ वही साउंड सुनाई देती है। अगर साउंड की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी, मतलब इस साइड में होगी, तो भी हमें नहीं सुनाई देगी, है ना, और 20,000 हर्ट्ज़ से अगर ऊपर की फ्रिक्वेंसी होगी तो भी हमें नहीं सुनाई देगी। तो हम बोलेंगे एक पर्टिकुलर रेंज है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, इन दोनों के बीच की जो फ्रिक्वेंसी होती है हमें सिर्फ वही सुनाई देती है, इसलिए हम उन फ्रिक्वेंसी रेंज के जो साउंड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स, और इसके नीचे की साउंड जो हमें सुनाई देती है उसको हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड्स, और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की साउंड जो भी हमें नहीं सुनाई देती उसको भी हम बोलते हैं इनऑडिबल साउंड। तो इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। एक्स्ट्रा नॉलेज के ये लिए है कि जो डॉग्स होते हैं वो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की साउंड भी सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज़ से जो की फ्रिक्वेंसी से ऊपर की फ्रिक्वेंसी जो साउंड की होती है उसको भी सुन सकते हैं, इसलिए डॉग्स को हम क्या इन्वेस्टिगेटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड आप देखेंगे जो अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट्स होते हैं जो अपने मेडिकल लाइन्स में यूज़ करते हैं जनरल फॉर यूजिंग द इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग द मेडिकल्स प्रॉब्लम, तो ये इक्विपमेंट भी क्या करते हैं, ये भी वर्क करते हैं हायर देन 1000 हर्ट्ज़। और हमेशा की तरह आपको मेरी वीडियोस 2 बार देखनी है, फर्स्ट आप इसे थ्रू आउट देखें, सेकंड टाइम आप इसे अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ रेफर करें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 13.7 नॉइस एंड म्यूज़िक। तो दोनों ही वर्ड से आप क्या हो, भली भांति फैमिलियर हो। क्यों? नॉइस क्या होता है, ऐसे साउंड जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जो सुनने में आपके लिए प्लेजेंट नहीं होती, इसको सुनने के बाद आपको इरिटेशन होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं डिस्कम्फर्ट। सुनने के बाद डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो ऐसे साउंड्स अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, ठीक है, इसको सुनने के बाद हमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आता, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं नॉइस। एग्जांपल लेंगे, कंस्ट्रक्शन साइट से जो नॉइस क्रिएट होती है, जो मशीन हैवी मशीन वर्क करती है, उस साइट से जो कंस्ट्रक्शन साइट से जो साउंड रिलीज़ होती है, या फिर हॉर्न्स ऑफ बसेज एंड ट्रक्स, पूरे टाइम ट्रैफिक्स पे जो हॉर्न्स बजते रहते हैं वो साउंड आपको क्या इरिटेट करती है, आपको प्लेजेंट देती है, ऑफकोर्स इरिटेट करती है। तो जो इरिटेटिंग साउंड होती है जिससे आपको डिस्कम्फर्ट होता है, जो अनप्लेजेंट होती है, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं नॉइस। तो जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा म्यूजिक। जो साउंड्स आपके लिए प्लेजेंट है उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। और ऐसे साउंड किससे निकलती है, जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली सारी साउंड्स आपके लिए क्या होती है प्लेजेंट होती है, तो उस साउंड को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। अब जैसे एग्जाम्पल है कि ऑल स्टूडेंट्स स्पीक्स टुगेदर, अगर सभी स्टूडेंट्स एक साथ बोलेंगे तो ये साउंड आपके लिए नॉइज होगी या म्यूजिक, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इन दोनों से हमें ये तो क्लियर हो गया कि ऐसे साउंड जिसे सुनने के बाद हमें इरिटेशन होती हो, जो हमारे लिए डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करती हो, ऐसे साउंड्स को हम क्या बोलते हैं नॉइस। और ऐसे साउंड जिसे सुनने के बाद हमें क्या प्लेजेंट एक आनंद मिलता है, उन साउंड को हम क्या बोलते हैं म्यूजिक। टॉपिक 13.8 नॉइस पॉल्यूशन। जैसे अनवांटेड गैसेस और पार्टिकल्स इन एयर प्रेजेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, क्या क्रिएट करते हैं एयर पोल्यूशन। वैसे ही एक्सेसिव एयर और अनवांटेड साउंड्स प्रेजेंट होती है इन्वायरमेंट के अंदर, वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। तो नॉइस पोल्यूशन भी एक टाइप है पॉल्यूशन का, है ना। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है वो क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। मेजर कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन क्या है, साउंड्स ऑफ व्हीकल। ये तो हमें दिखता ही है, आए दिन हम देखते हैं कि साउंड्स ऑफ व्हीकल जो पूरे टाइम ट्रैफिक सिग्नल्स पे हॉर्न बजते रहते हैं वो क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे जलाते हैं उनकी आवाज़, मशीन्स जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो मशीन्स चलती हैं उनकी आवाज़, और लाउड स्पीकर की आवाज़, ये सब क्या क्रिएट करती है नॉइस पोल्यूशन। अगर हम अपने हमारे घर की बात करें तो टेलीविज़न, ट्रांसिस्टर, रेडियो एट हाई फ्रिक्वेंसी, ये सब क्या क्रिएट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। सम किचन अप्लायंसेस, मिक्सी, जनरली आपने देखा हो मिक्सी मम्मी अगर यूज़ कर रही है, हमारे किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया तो हमें क्लियरली आवाज़ भी नहीं सुनाई देती कि सामने वाला क्या, तो इससे भी क्या क्रिएट होता है नॉइस पोल्यूशन। अगर हम इसके बाद देखें डेजर्ट कूलर, जो हमारे घर में कूलर चलते हैं, एयर कंडीशनर जो AC चल रहे हैं, ये भी सब क्या क्रिएट कर रहे हैं नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन। अब नॉइस पोल्यूशन से हमें क्या क्या हार्म है, कॉज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं। कौन सी, लैक ऑफ स्लीप, हमें अच्छे से नींद नहीं आती, हाइपरटेंशन, एंजाइटी में गेट टेम्पररी
और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हेयरिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पार्शली या फिर कम्प्लीटली हमें क्या सुनाई देना बंद हो जाता है। तो ये सारे क्या हैं, हेल्थ कॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो किसकी वजह से हो रही है, नॉइज़ पोल्यूशन। अब प्रॉब्लम्स हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिसकी वजह से क्या हो, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। तो नॉइज़ पोल्यूशन ऑब्वियसली किससे कम होगा, जो इसके सोर्स है। अगर हम सोर्स को मिनिमाइज़ कर देंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो हमें जितने भी नॉइज़ क्रिएटिंग डिवाइसेस हैं उसके अंदर क्या करना चाहिए, हमें एक साइलेंसिंग डिवाइस लगा देना चाहिए। जितने भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीन्स यूज़ हो रहे हैं, जो हमारे घर में होम अप्लायंसेज है, जो इंडस्ट्रियल मशीन्स है, व्हीकल्स हैं और एयरक्राफ्ट के इंजन है, सबके अंदर में क्या फिट करना चाहिए, एक साइलेंसिंग डिवाइस फिट करना चाहिए। अगर ये सारे के सारे मशीन अप्लायंसेज साउंड क्रिएट कर भी रही हैं तो ये जो साइलेंसिंग डिवाइस है उसकी आवाज़ को क्या कर देगा, मिनिमाइज़ कर देगा। सेकेंड, नॉइज़ ऑपरेशन कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे भी हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज, हमें रेजिडेंशियल एरिया से क्या करना चाहिए, दूर रखनी चाहिए। क्यों, फैक्ट्रीज है तो ऑब्वियसली उसके अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स काम करेंगे, जितनी भी मशीन्स काम करेंगे तो क्या साउंड क्रिएट करेंगी। तो हमें जितनी भी मशीनरी, जितना भी हमारा नॉइजी ऑपरेशन जो इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज हो रहा है, सारे के सारे हमें रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए। रेजिडेंशियल एरिया क्या, आबादी वाला क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हैं। ऑटोमोबाइल्स हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। ट्रैफिक सिग्नल्स पे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हॉर्न ज़बरदस्ती बेफालतू में चलते रहते हैं। अब ये पता है कि रेड ट्रैफिक लाइट है तो व्हीकल तो यहाँ पे रुकेगा, तो पीछे वाले क्या करते रहते हैं, हॉर्न देते रहते हैं कि जल्दी चलो, पर कैसे चलेगा, ग्रीन सिग्नल होगा भाई तभी तो चलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल्स पे और जो ऑटोमोबाइल्स हॉर्न यूज़ किए जाते हैं उनको मिनिमाइज करना चाहिए। घर के अंदर टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम है, शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। ऐसा नहीं कि भैया हमारे घर में टीवी आ गया, हमारे घर में म्यूजिक सिस्टम तो बजा रहे बहुत तेज तेज, ऐसा नहीं, हमें लो वॉल्यूम्स पे उनको चलाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्री मस्ट बी प्लांटेड। एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, कहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ के आसपास। पता है यहाँ पे तो नॉइज़ क्रिएट होगा, तो इंडस्ट्री के आसपास हमें क्या, ट्रीज़ उगाने चाहिए। या फिर हमारे रोड के साइड में हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ उगाने चाहिए। इससे क्या करते, ट्रीज़ क्या करते, मिनिमाइज करते, अब्जॉर्व कर लेते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन को। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपको मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।